अरशद मेहता का स्कैम खत्म हुआ और ये मार्केट में मैं एंटर हुआ। देखो स्टॉक मार्केट में एक चीज़ क्लियर है कि इसमें पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये पैसा खुद का होना चाहिए। अगर आप पैसा ब्याज पे लेके काम करते हो तो मैं तो बहुत ही क्लियर हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं अभी एक स्टूडेंट को मिला था जो सिंगापुर हांगकॉन्ग पढ़ती है। उन्होंने बताया कि उनकी स्कूल में कॉन्टेस्ट होती है कि उनको एक वर्चुअल मनी देते हैं कि इतना पैसा आपके पास है और आप इतने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें से कोई भी स्टॉक्स में, और आफ्टर 3 मंथ्स हम आपका परफॉर्मेंस देंगे। तो मुझे क्लियरली दिखता है कि ये जनरेशन हमसे बहुत आगे है और बहुत स्मार्ट है। तो लेजीनेस का क्या है, एकदम सिंपल बताऊँ कि जितने भी वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर बने हैं ना, वो लेजी लोगों ने ही बने। कोई रेगुलेटर ने कोई गाइडलाइन चेंज कर दिया तो बहुत सी चीज़ें ओवरनाइट बदल जाती है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस ऑल द टाइम रहा है। उनका ये मानना है कि लाइफ में जो भी इवेंट्स होता है पॉजिटिव होता है। हाउ दिस ऑल जर्नी स्टार्टेड, ये कहाँ से आपने शुरू किया? अभी तो सब जानते हैं कि शेयर बाजार में ब्रोकिंग कंपनी है, ट्रेडिंग आप करवा दी, ये सारी चीज़ें हैं, बट ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, कैसे शुरू हुई? इनिशियली तो मैं डायमंड में था, पापा का बिजनेस था और 2000 लगभग 94 तक मैं डायमंड में ही था। अरशद मेहता का स्कैम खत्म हुआ और ये मार्केट में मैं एंटर हुआ। उसके बाद आया आप? उसके बाद आया। तो ये मैं कभी उसका एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उसके बाद आया तो किसी ने नहीं बोला कि अभी तो इतना झटका लगा, अभी कहाँ इसमें घुस रहा है? पर हमको लग रहा था कि ये लॉन्ग टर्म ये सब चीज़ें चलने वाली है। तो शुरू में जब एंटर हुए तभी पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ गई। फिर 2001 में हमने ये हमारी ब्रोकिंग कंपनी हमने रजिस्टर्ड की और 2003-4 में हमारा स्टार्ट हुआ। तो आज 20-21 साल से जैन ब्रोकिंग का अस्तित्व है। सो जैसे मैंने पूछा, जब कोई बड़ा झटका आता है उसके बाद उस फील्ड में घुसना होता है तो पेनफुल रहता है या ज़्यादा लोग बोलते हैं इसमें मत घुस, तो उस टाइम पे कभी वैसा कोई स्ट्रगल नहीं आया, कह रहे अभी तो ये सब हुआ है, पंगा हुआ है, कहाँ इस धंधे में घुस रहा है? नहीं नहीं, ये चैलेंज तो कभी मुझे नहीं आया, शुरू में तो एटलीस्ट नहीं आया। पर उस टाइम हम कॉशियस बहुत थे। तो चीज़ें क्योंकि आगे ये इवेंट हो चुकी थी तो सभी लोगों को ये डर भी था कि भाई ये कैसा रहेगा, कैसा, तो इतना इजी नहीं था उस टाइम। कुछ भी नया काम करना इतना इजी नहीं था। पर लकीली कोई फैमिली से या किसी ने ये ना नहीं बोला क्या, ये अच्छी बात है। हाँ, तो ये एक अच्छा ये रहा। नहीं तो कुछ सेटबैक आया हो उसके बाद वो रहता है कि इसमें कहाँ घुस रहा है। क्या था कि मैं शुरू से ही ये फाइनेंस ये सब चीज़ें कैलकुलेशन मुझे पसंद था। तो मैं जब स्कूल में था तभी मेरे 4-5 बैंक में अकाउंट्स थे। ओ, स्कूल में तो 4-5 बैंक अकाउंट थे? क्योंकि तभी से मुझे ये सब चीज़ें सेविंग्स और कैलकुलेशन मैथ्स तो ये सब चीज़ें पसंद था। तो मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने पहला आईपीओ भरा था मेरे फैमिली से। 10th स्टैंडर्ड में आईपीओ भर दिया था। सो ये सारी चीजें आई कहाँ से दिमाग में? एक तो चलो बैंक अकाउंट तो स्कूल और में आ जाता है, ये आईपीओ भरना या ये कुछ सेविंग और करना, ये सब चीजें कहाँ से आई? उस टाइम क्या था कि मम्मी की शादी हुई थी 1960 में। उस टाइम मेरे मामा ने मम्मी को शेयर्स दिए हुए थे। ओके, शेयर्स दिए हुए थे। सो मामा शेयर और उस टाइम वो शेयर्स का करते थे तो उन्होंने शेयर दिए थे। तो मैं ऑलवेज मम्मी को पूछता था कि ये सब क्या है, तो कि ये शेयर से मामा ने दिए हैं, पर मम्मी को भी पता नहीं था कि ये है क्या। तो दिमाग में ये था ये सब है क्या। फिर कोई कजिन्स को पूछा, किसी को पूछा तो कुछ क्लैरिटी आया कि ये सब चीज़ें हैं, इक्विटी ऐसे इंडेक्स चलता है, ऐसा चलता है। तो फिर धीरे धीरे वो फिर मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे बिल्डिंग में 1-2 इन्वेस्टर्स थे, तो उनके वो एनुअल रिपोर्ट्स बहुत आते थे। तो मुझे क्वेश्चंस आता था कि ये सब चीज़ें हैं क्या। और उनसे आप पूछते तो वो आपको सपोर्ट तो करते? धीरे धीरे ये, और फिर शुरू में तो एज ए ट्रेडर ही एंटर हुए। बराबर। फिर आफ्टर धीरे धीरे समझ में आया तो कि ये खाली ट्रेडिंग करने का चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप ब्रोकिंग भी कर सकते हो। ठीक। तो स्लोली हम ब्रोकिंग में आए। मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंट हूँ लेकिन शेयर बाजार में उतना कुछ जानता नहीं हूँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं बहुत एकदम वो लेम से लगे, बट मुझे जो आएगा मैं वैसे पूछूंगा। ये क्या है, बहुत टाइम तक मेरे पापा, जब मैंने मतलब शेयर में इन्वेस्ट करने की बात भी आती तो उनका एक स्टेटमेंट रहता था, इसमें से कोई कमा के नहीं निकलता, ये अपना काम ही नहीं है तो इसमें काम ही मत कर। मतलब ऐसे इन माई अर्ली 30s तब तक ये था कि मैं 10 बार बोला होगा, कभी मुझे परमिशन नहीं मिली। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? देखो स्टॉक मार्केट में एक चीज़ क्लियर है कि इसमें पैसा कमाना इतना इजी नहीं है जितना इजीली अभी लग रहा है। अभी आप 3-4 साल का डेटा देखोगे, 2-3 साल,
तो एवरीवन अर्निंग, क्योंकि बहुत क्रेजी मार्केट इंडिया का ग्रो हो रहा है, पर ऐसा पास्ट में हुआ नहीं था। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो भी आप काम करते हो उसको ठीक से समझिए। और मेन ये मार्केट की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि जब लोग एंटर होते हैं ना, तभी बहुत छोटे अमाउंट लेके आते हैं और शुरू में एक चलो भाई 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और पैसा मिल रहा है। फिर उसका कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ता है, फिर उसको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए। फिर वो 25 लाख रुपये लाता है। फिर उसको लगता है, फिर पापा को बोलते हैं कि पापा आपने पूरी लाइफ फोकट का टाइम बिगाड़ा, आपको यही करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, गाँव का मकान बेच देते हैं और ये इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे करके वो बंदा फिर लास्ट में ऐसे करते हैं कि भाई बैंकिंग से कहाँ से पैसा मिलता है, कोई ब्रोकर फाइनेंस करता है, क्या करता है, पूरा पैसा लाओ। और जब वो पूरा पैसा लेके जब मार्केट में आते हैं ना, फिर स्टॉक मार्केट अपना कलर दिखाता है। तो ये वजह से तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी बंदे इन्वेस्ट करते हैं, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये पैसा खुद का होना चाहिए। अगर आप पैसा ब्याज पे लेके काम करते हो, तो मैं तो बहुत ही क्लियर हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज का डेटा अलग है कि आज आप फंडिंग पे लाओगे तो भी कमाओगे, हाँ, अभी भाई मार्केट 2-3 साल के मार्केट पर लाइफ चल रहा है, लॉन्ग ये नहीं पर चलता। हमेशा ये चलने वाला नहीं है। लाइफ लॉन्ग ये। और अपने पेरेंट्स जो बात करते हैं वो क्या थे कि भाई पैसा कभी भी ब्याज पे नहीं लाइए। उसका मेन वजह यही होता है कि उससे लिवरेज का कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि देखो, खुद का पैसा का एक लिमिट होता है कि आप इतना ही पैसा इन्वेस्ट करोगे। फाइनेंस में क्या है कि आप 15 लोगों से पैसा ले सकते हो, तो ये रिस्क बहुत बड़ा है। क्योंकि आप अगर 100 रुपया बाहर से ला के इन्वेस्ट करते हो और आपका खुद का 30 रुपया ही है, तो मार्केट अगर 30% टूट गया तो आपकी कैपिटल 0 हो जाएगी। पर अगर आपने 30 रुपया खुद का इन्वेस्ट किया है तो सिर्फ मेरा तो पैसा ही 30% गया। टूटा तो आपका 9 रुपये ही जाएगा। तो एटलीस्ट तो आपके पास 21 रुपया बचेगा, जो एक दिन वापस आपको वो 30 रुपये का माल 60 हो जाएगा। तो जब लिवरेज पे आप आते हो ना, फिर डर लगता है, फिर आपको स्ट्रेस लगता है, फिर आपको रात को कोई और सोच आती है और सुबह पोजीशन काट लेते हो या डिलीवरी बेच देते हो। और यही वजह है कि इक्विटी मार्केट में ज़्यादा लिवरेज से अगर काम करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सो मेरी अगर भाषा में सिंपल समझूं, मैं अपने 100 रुपये लेके आया हूँ, मैंने वो इन्वेस्ट किए, शायद 100 के 90 भी हो गए, लेकिन मेरे पास पड़े हैं। आज नहीं तो 2 साल 4 साल बाद वापस वो 100 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने उधार लाए हैं तो मुझे पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे और होता क्या है, हर साल उसको इंटरेस्ट देना है। तो होगा क्या, अब 1 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो देखोगे तो 100 रुपये का प्राइस 82 है और उसको आपको 12 रुपये देना है। तो 12 रुपये के लिए 12 का माल बेचना पड़ेगा और ऐसा 3 साल चलेगा। फिर आप थक जाओगे कि भैया छोड़ो, कुछ करना नहीं है, जो हम कर रहे थे वही सही है। और जब आप माल बेचते हो ना, तब इंडिया में आप अकेले नहीं होते हो जो बेचते हो। उस टाइम सभी को यही थॉट आता है, लेना होता है सबको, लेना होता है, बेचना होता है सबको, बेचना तो होता है। यही टर्न अराउंड होता है। बस मार्केट खाली नवीन का वेट कर रहा है, आप माल बेचोगे बाजार घूम जाए। सो मैंने जो सवाल से शुरू किया, अभी भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को, और अच्छा नॉलेज भी, ऐसे नहीं कि हवा में बातें कर, अच्छा नॉलेज भी उनको शेयर में जाना है। और पापा, जैसे मेरे पापा बोलते हैं वैसे बोलते हैं कि नहीं, ये अपना काम नहीं है। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दैट किड एंड द पेरेंट, दोनों के लिए? देखो, एक चीज़ क्लियर है कि सबसे पहले हर एक बंदे को अपना बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपका बिजनेस जिस तरफ से चल रहा है, वहाँ पे जितना फंड चाहिए तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आप काम नहीं कीजिए। पहले तो आपका बिजनेस संभालिए, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, तो आपके पास दोनों स्ट्रीम में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी 2 स्ट्रीम है आज की डेट में इंडिया में, कि एक प्रॉपर्टी मार्केट और एक स्टॉक मार्केट। तो आपका दोनों में पैसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं खाली स्टॉक में होना चाहिए। देखो, दोनों की साइकिल होती है। हो सकता है 7, 8, 10 साल से प्रॉपर्टी मार्केट नहीं चल रहा है और इक्विटी चल रहा है। हो सकता है कि आफ्टर 5, 7 साल या नहीं चले और वो प्रॉपर्टी नहीं चल चले, तो हमको कोई बायस नहीं रहना है कि वहीं इन्वेस्ट करना है, वहीं इन्वेस्ट करना है। हमको दोनों से पैसा चाहिए। तो प्रॉपर्टी से भी पैसा आना चाहिए, इक्विटी में भी आना चाहिए। तो आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए और कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा। आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका सर्टन स्किल सेट होता है, वो अगर आपके पास नहीं है तो नहीं करना चाहिए। किसी का बोलने से या कोई यूट्यूब देखने से, ये देखने से, वो देखने से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको इमीडिएट तो पैसा मिलेगा, पर आपको जब भी इमीडिएट पैसा मिला ना, तो आप समझो कि आप मर गए, क्योंकि आपको इतना कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, फिर आप किसी का सुनोगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि शुरू करते ही अगर कमाई हो गई तब तो लगता है इसी में सब कमाई है। यही बेस्ट है, पर ये ऐसा नहीं है। तो आपको हर एक चीज़ का, अगर आप इवन आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको लगता है कि नहीं हमारी समझ के बाहर है, तो आप वो बंदे को फंड दीजिए जो मैनेज करता है। आपको लगता है म्यूचुअल फंड में SIP से इन्वेस्ट कर सकते हो या PMS से इन्वेस्ट कर सकते हो,
या आप खुद अगर आप स्टडी कर सकते हो, केयर रख सकते हो, ध्यान कर सकते हो, तो आपके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। पर हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, या हर एक का एक पैकेज होता है, उसको ध्यान रख के आप करिए। मैं और इसको थोड़ा समझ करूँ तो पहला आपने बोला खुद का पैसा होना चाहिए। अब उससे और डीप डाउन जाते तो खुद के पैसे में पहले जो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट वो पूरी कीजिए। ऐसे नहीं खुद का ही सारा पैसा लगा दिया, उसे पहला बिजनेस किया, फिर जो पैसा बचा है उसको भी 2 पार्ट में करना चाहिए, प्रॉपर्टी में भी एक हो और एक ये शेयर्स में भी हो। उस तरह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पैटर्न चलना चाहिए। गुड। चलिए थोड़ा सा ये एजुकेशन बैकग्राउंड से तो उसकी अगर बात करूं तो कोई स्किल या क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली एसेंशियल है ये शेयर बाजार या फाइनेंस के फील्ड में करियर बनाने के लिए? देखो एक्चुअली अभी स्कूल्स में थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हुआ है कि 11th-12th के हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स आते भी है और स्टॉक मार्केट या फाइनेंस फील्ड समझते हैं। पहले ऐसा था नहीं, पर अभी थोड़ा एटलीस्ट हाँ, वो स्टडी टूर के हिसाब से, वो कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से आते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी शुरू हुई। मैं अभी एक स्टूडेंट को मिला था जो सिंगापुर पढ़ती, हांगकॉन्ग पढ़ती है। उन्होंने बताया कि उनकी स्कूल में कॉन्टेस्ट होती है कि उनको एक वर्चुअल मनी देते हैं कि इतना पैसा आपके पास है और आप इतने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, इसमें से कोई भी स्टॉक्स में, और आफ्टर 3 मंथ्स हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। और उसमें विनर और को प्राइज और ये सब चीज़ें अभी स्टार्ट हुई है। तो इससे क्या थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, थोड़ा बनता है। सो देखो ये जरूरी नहीं है कि आपकी इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पर ये श्योर जरूरी है कि आपका एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे करते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म यही होता है कि आपको इतना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना, इतना डेरिवेटिव्स में करना या इतना एफडी में करना, ऐसा नहीं होता है। वो आपके माइंडसेट की होता है, आपको कितना लॉस बेयर करना है, आपका क्या मेंटल स्टेट है, आपको कितना रिटर्न चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आपको कहाँ पैसा चाहिए, वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े हो, पर ये श्योर जरूरी है कि आपको जो उसकी जो बेसिक डिसिप्लिन समझ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस इज ऑलवेज अनकॉमन। तो ये आपको चाहिए। इसके अंदर अगर मैं अलग तरह से पूछता हूँ तो फॉर्मल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों में से किसको ज्यादा वेटेज देंगे या दोनों को आप कैसे रिलेट करेंगे? देखो एजुकेशन आपको एक डिग्री देता है, एक एक्सपीरियंस देता है, और लाइफ में ऐसा बहुत सी सिचुएशन आती है तब ये चीज़ें काम आती है। क्योंकि वो जैसे स्टॉक मार्केट और एजुकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी कंटिन्यूस ऊपर नीचे जाता हुआ है। आपको आज लगेगा कि मैं क्लास का रैंकर हूँ, कल लगेगा कि मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। तो यही लाइफ है और यही इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा पढ़ा हुआ है तो वो अच्छे से काम भी कर पाता है, पर पैरेलली प्रैक्टिकल नॉलेज का इतना ही रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अच्छी डिग्री से, अच्छे सर्टिफिकेट से, ऐसे हमने बहुत से लोग देखे हैं कि भाई अच्छे से ग्रेजुएट हुए हैं या अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट की है, पर जब प्रैक्टिकली काम आता है तभी इतने कॉन्फिडेंस पे नहीं होते, तो कई बार उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये भी जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी पैरेलली होना चाहिए। ये भी डिग्री अपनी जगह काम करती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर अपनी जगह, मतलब दोनों जरूरी है। कोई ये बोले कि ना मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर पढ़ू नहीं तो नहीं चले, और कोई बोले सिर्फ पढ़ लूँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं, दोनों का मिक्सचर उसके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। गुड। अभी फुल तेजी है और मैं मेरी क्लास में देखता हूँ 11th-12th के बच्चे आते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रेड करते हैं और रोज आके दिखाते हैं, सर ये देखो इतना बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ऐसे बच्चों के लिए क्या एडवाइस हो? मुझे लिटरली तो बहुत डर लगता है कि मैं इतना जानता नहीं हूँ, इन डेप्थ जानता नहीं हूँ, और मुझे इतना पक्का समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से भाग रहा है कि जब टूटना चालू होगा तो बैंड बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि देखो दो तरह से चीजें सीखी जा सकती है। एक तो किसी ने ट्यूशन फी पे की है उनसे समझ के, और एक खुद ट्यूशन फी पे करके। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आज जो बंदा ट्रेड कर रहा है वो एक्चुअली आज नहीं तो कल ट्यूशन फी पे करने वाला, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ लॉस को पे कर देगा। तो वो उसको ट्यूशन फी लगेगी, उसके बिना वो नहीं सीखेगा। उसको आज हम बोलेंगे कि भैया तू ये बहुत रिस्क पे है, तू संभाल के काम करना, देखना, ये सब नहीं काम आएगा और समझ में भी नहीं आता, क्योंकि आज वो पैसा कमा रहा है। हाँ, बराबर है। और अच्छा कोई चीज आज लिए, कल बढ़ गई, परसों लिए, दूसरे दिन बढ़ गई, नीचे आ गई, वापिस ऊपर आ गई, तो वो सिनेरियो में ट्रेडिंग में पैसा मिलता है। तो उसको यही लगता है कि भाई आप आपके हिसाब से सही हो, पर हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। तो ठीक है, फाइन। तो आप वो सिचुएशन में किसी को कुछ भी चीज बोलना वो सही नहीं है, सही, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम होता है। और जो बंदे ने शुरू नहीं किया है वो शायद वो सुनने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई
अभी उसका कुछ वो बायस नहीं है कि यही सही, उसको लगता है ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेटर है कि सुनते हैं किसी का लोग क्या बोलते हैं। तो हमारे लिए देखो, हम भी जब ये मार्केट में आए थे हमको यही लगा था कि ऐसे ही काम करना चाहिए। थोड़े दिन बाद हमको, थोड़े मंथ बाद यही लगा कि हमने जो 10 साल ये डायमंड में बिगाड़े ना, वो बेकार था, बहुत पहले आ जाना चाहिए। और 2 साल के बाद लगा कि हम बहुत गलत जगह पे आ गए, अभी करें क्या। और नॉर्मली होता क्या है, जब पता लगता है ना, उस तब गंवाने का कुछ होता नहीं है। और जब पता नहीं होता है तब अपने पास बहुत होता है। तो फिर तो क्या, पूरी गांव अपने को सुनाते हैं, पर पैसा नहीं आता है, खाली सुनने को मिलता है। तो बेटर है कि अभी से जो बंदे आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं वो अभी से समझ ले। मैं हमेशा मेरी लाइफ में ये बात करता हूँ कि फेल्यूर गिर जाना नहीं है, वहाँ पड़े रहना है। तो अगर आप कोई भी वजह से आप गिरे हो, या अगर कहीं पे भी आपने लॉस किया है, तो सबसे पहले आपको खड़े होके ये देखना है कि ये हुआ क्यों। तो मान के चलो कि उसमें किसी का दोष नहीं है, जो भी दोष है अपना ही है। बहुत से क्लाइंट हमारे पास आते थे, एक्चुअली मैं कमा लेता, पर उस वो पीरियड में मैं था नहीं। मैं कोई इमरजेंसी में मैं कहीं गांव चला गया था और इन बिटवीन मार्केट टूट गया, बाकी तो मैं कमा ही लेता। या मैं तो कमा ही लेता, पर एक ब्रोकर ने मुझे ये एडवाइस दिया, या डीलर ने ये बोला, या दोस्त ने बोला ये ले लो, और मैं वहाँ फंस गया। तो ये चीज़ें हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार। सो दो स्टेटमेंट बोले। एक तो आपने बोला कि फेलियर गिरना नहीं है, बट गिर के पड़े रहना है। और दूसरा, जब उसको आपको डिस्क्राइब करते हो तो मुझे ये समझ में आता है कि जो मतलब मैं गिरा हूँ या फेल हुआ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब मैं मेरे अलावा किसी और की जिम्मेदारी डालता हूँ तो मुझे उसमें कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। सो वो जब करते रहे तो आगे बढ़ेंगे। कि बहुत बार हम देखते हैं कि साला मेरी ऑफिस का ये डायरेक्शन है ना, वो गलत था। एंट्री अगर वहां से वहां आती है तो मुझे ये दिक्कत नहीं आता। तो ये अगर हम काउंट करेंगे तो हम कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। वही देखना पड़ेगा कि मैंने क्या मिस किया। ये मेरे पापा हमेशा कई बार स्टेटमेंट बोलते हैं, बोले ये जो भी चीज एडवाइजर आते हैं, बोले 20-20, 30-30 साल तक लोग वहीं बैठ के कमा रहे थे, और जब वो चलना बंद हो गया तब तुमको वहां दिक्कत ना, तो 20-30 साल क्या हो रहा था, सब कुछ सही चल ही रहा था ना। बट पॉइंट जो आप बोल रहे हो ज्यादा बेटर है कि भाई मैं ये देखूं मैं कहाँ चुक रहा हूँ, वर्सेस कोई सिचुएशन मुझे चुका रही है, और वहां देखूंगा तो डेफिनेटली मेरे लिए ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है, एक जो चीज जो मुझे खास मतलब आज के पॉडकास्ट में मैसेज के फॉर्म में देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे से आपने कहा कि वो बच्चे पापा को बोलते हैं भाई 10 साल 20 साल 30 साल आप क्या करते, आपको तो यही करना चाहिए था, क्योंकि तेजी का मार्केट है, कॉलेज से निकला हुआ और 2-3 साल से अगर उसने किया है थोड़ा सा फंड लेके तो उसने पैसा बनाया है। तो एक तो ये होता है कि उसको ये लगता है कि पापा ने तो बेकार काम किया, और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जनरेशन लेजी नहीं हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग देयर लाइफ इनटू सम इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स, वो बस ये कर दिया इसमें तो मेरी गाड़ी चल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर करूँ नवीन, कि हम हमारी बात करें ना, तो मैं जब 25 साल का था तो मैं कितना स्मार्ट था वो मुझे पता है, कि मैं कितना होशियार था या मुझे क्या आता था, वो सब चीज़ें। आज जब मैं मेरे बेटे को देखता हूँ कि वो ये एज पे क्या काम कर रहे हैं, कितने स्मार्ट है, कितना उनको एक्सपोजर है, और क्या क्या तक सोचते हैं, तो मुझे क्लियरली दिखता है कि ये जनरेशन हमसे बहुत आगे है और बहुत स्मार्ट है। मैं तो मेरी लाइफ में मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना मैंने खुद ने मेरी लाइफ में किया है ना, मेरे बेटे को 5 साल नहीं लगा है उसको ओवरटेक करने में। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये जनरेशन बहुत ही स्मार्ट है। इवन आई एग्री। ये पॉइंट के ऊपर सबसे पहले हमको उसको वो फ्रीडम देना है, और एक चीज़ एडमिट करनी है कि वो हमसे स्मार्ट है। तो वो जो सोच रहे हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते थे वो एज में। हम आज देख रहे हैं कि उसको ऐसे करना चाहिए, पर हम ये नहीं देखते थे कि मैं क्या करता था 22 पे। तो ये जो चैलेंज है ना, वो क्योंकि हमको अभी लग रहा है कि ऐसे बात करनी चाहिए बीवी से, या ऐसे बात करनी चाहिए बच्चों से, पर हम अभी देख रहे हैं क्योंकि हमने 25 साल एक्सपीरियंस लिया है। हम ये नहीं देखते थे कि मेरी जब शादी हुई थी तब मैं कैसे बात कर रहा था। तो ऐसी चीजें तो हमको ये लगता है कि भाई ये जनरेशन स्मार्ट है। हाँ, कहीं पे हमको लगता है कि भाई ये लोग मिस कर रहे हैं, तो हमको ये कम्युनिकेट करना चाहिए। पर मोस्टली हम देखें ना, तो वो जितना मिस कर, इससे ज़्यादा तो हम मिस कर रहे हैं। तो हमको वो चैलेंज नहीं है, पर माइंडसेट पे काम करना जरूरी है कि भैया देखो ये हमारा तजुर्बा है, उसका मतलब वो नहीं कि वही सही है। क्योंकि जो स्पीड्स में आज मैं देख रहा हूँ कि भाई 28 साल का बच्चा एक स्टार्टअप डेवलप करके मल्टी मिलियनर बन के बैठा है।
हमारी एज पे तो ये ऑप्शन था ही नहीं, मतलब हम इतने स्मार्ट ही नहीं थे फ्रेंकली बताए तो ये जो चीज़ अभी शुरू हुई है ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और हो सकता है कि भाई हम कई बार हम बिकॉज हमको इतना कॉन्फिडेंट चीज़ों पे नहीं होता है, हम बच्चों को रोकते हैं। हाँ देखो, फंडामेंटली जो चीज़ गलत है वो उसको कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई ये आज भी गलत है और 25 साल पहले भी गलत थी, तो वहाँ पे बात करना चाहिए। पर हमको कई बार लगता है कि भाई तू ये काम नहीं कर, ये कर, तो वहाँ पे हमको एक बार सोचना चाहिए कि भैया हो सकता है कि मेरी सोच पुरानी हो। बहुत सी चीज़ें यूनिवर्सल है जो एप्लीकेबल टू एवरीवेयर है। तो जैसे जैसे लिवरेज पे आपको केयर रखना चाहिए, आप जब ब्याज पे पैसा लेके काम करते हो तो आपको सोचना चाहिए, वो एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। पर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमारी हमारी इतनी 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 स्ट्रेंथ नहीं है या इतना नॉलेज नहीं है, तो हमको छोड़ देना चाहिए। सो एक मैं इसको दो एग्जांपल्स अगर करूं तो जो ऑडियंस है उनको ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक हो गया जैसे आपने कहा कि खुद के पैसे से ही हमको हो सके उतना ट्रेडिंग करना चाहिए, सो वो 25 साल पहले भी अप्लाई था, आज भी एप्लीकेबल होना ही है। दूसरा एक हो गया कि एक आपकी जनरेशन में या मेरी जनरेशन ऐसा हो गया कि वो बोलते हैं ना मेहनत करके 10 घंटे 12 घंटे काम करना वो नॉर्म, और आज की जनरेशन ऐसी आ रही है कि मैं 4 घंटे काम करके कमा सकता हूँ, मुझे क्यों 12 घंटे करूँ। तो लेजीनेस का क्या है, एकदम सिंपल बताऊं कि जितने भी वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर बने हैं ना वो लेजी लोगों ने ही बनाया, क्योंकि उसको ये मजूरी नहीं करनी है, उसको शॉर्टकट चाहिए। हाँ बराबर है, क्यों करना है, तो ये लाइफ में बहुत जरूरी है बॉस। हमको लगता है ये एक्चुअली ये स्मार्ट वर्क। तो आप ऐसे देखिए, कई बार लगता है ये तो कर क्या रहा है, तो कुछ नहीं करना वो भी बड़ा काम है। बहुत साल पहले हमको लग रहा था कि आदमी को काम करना ही चाहिए। अब आज की डेट में आप कॉर्पोरेट्स में जाओ तो लोग इसलिए पैसा दे रहे हैं कि लोगों के पास टाइम हो, तो टाइम हो तो आप कुछ नया सोचोगे, नई चीजों करोगे। पहले ऐसा था कि जो बहुत जो मोबाइल पे हम कैमरा लगाते थे कि बंदा कर रहा है नहीं काम, ऐसा है। आज वो देखते हैं कि वो फ्री कब है, तो फ्री होगा तो कुछ सोचेगा, तो ये जरूरी है। पहले ऐसा कभी सोना, आज बहुत सी कॉर्पोरेट में ऐसा है कि ऐसा नॉर्म्स है कि आपको 7 दिन की कंटिन्यूस रजा लेनी है और कहीं जाना है, तो पर्पस ये है कि वहां रहो, आराम से रहो और कंपनी के लिए कुछ सोच के आओ और आके वो हिसाब से काम करो। आज से 25 साल पहले ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। क्या बात है, आपने पूरी लेजीनेस की डेफिनेशन चेंज कर दी कि वो स्मार्टली काम कर रहा है, लेजी नहीं है। वो अल्टीमेटली जहां तक हो सके वो जो बोलते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर 4 घंटे में कर रहा है कि 8 घंटे में कर रहा है, 16 घंटे, वो फिर क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। वो कैसी बात है कि भाई एक बंदा है, वो ट्री काट रहा था और किसी ने पूछा तू क्या कर रहा है, तो कि मैं पेड़ काट रहा हूँ। तो कितने टाइम से कर रहा है, सुबह से काट रहा हूँ। तो कि कटता क्यों नहीं, बस मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो कि तू धार तो निकाल, तो कि मेरे पास टाइम ही कहाँ है, मेरे पास टाइम ही नहीं। और शायद जो धार निकाल के वो 2 घंटे में काट के फ्री हो जाएगा और हम बोला ये नवरा बैठा है। पूरी एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो नाउ एक ये कंपनी चलती है, डिफरेंट लोकेशंस है, 500-700 लोग आपके यहाँ पे एम्प्लॉयड है, तो व्हाट इज योर फिलोसफी फॉर एम्प्लॉयमेंट? हर जगह आप तो नहीं पहुंच सकते, सो व्हाट इज योर ओवरऑल फिलोसफी और कल्चर, वो स्ट्रक्चर, सारी चीजें हर जगह मेंटेन हो? देखो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू मैं थोड़ा डिफर हूँ। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी बंदे को लाइफ टाइम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबको यही लगता है कि भाई मेरे पास 30 साल पुराने लोग हैं, 40 साल पुराने लोग हैं या 15 साल पुराने लोग हैं। तो मुझे लगता है कि भाई मुझे इतनी खुशी नहीं होती है जब मैं ऐसा एक्सपीरियंस। ओके, मतलब आपको कोई बोले कि 30 साल पुराना आपके पास, तो आपको खुशी नहीं होती है। ओके, ये बंदे ने लाइफ में बहुत चीज़ें मिस की है। उसको जब अब हमारे यहाँ कोई बंदा आता है तो हम उसको पूछते हैं कि भाई तेरा क्या प्लान है नेक्स्ट का, तो कि बस यही डेवलप करना है, ग्रो करना है। हम पूछते हैं कि आपको इन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो ना बोलता है, नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली नहीं बोलेगा जॉब करने आया तो मुझे लगता है कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है। ओहो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग में होनी चाहिए, मतलब जॉब करने आया तो भी, भले वो जॉब करने आया तो भी, क्योंकि लाइफ में ये बहुत जरूरी है। आप जब भी आप लाइफ में बहुत से लोग आपको मिले होंगे जो एक बार एम्प्लॉय होंगे, 10 साल बाद एंटरप्रेन्योर हुए और बाद में उसने बहुत से करिश्मा किए होंगे या बहुत सी चीज़ें डेवलप की होगी। मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो एंजल का सब ब्रोकर था। अगर वही टाइम भी काम चलता था अच्छे से, अच्छे बिजनेस थे, अच्छे कस्टमर थे, बहुत सी चीज़ें थी, पर मुझे लगा कि नहीं भाई कुछ करना चाहिए। तो मुझे लाइफ में खाली सब ब्रोकर नहीं बनना। तो बाद में हमने मेंबरशिप अप्लाई किया और आज हम एक्शन के मेंबर है, अच्छे काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। आज ये पॉडकास्ट क्यों हो रहा है? अगर मैं सब ब्रोकर ही रहता तो आप कभी डेफिनेटली यार डिफरेंस 100% है। ये बहुत जरूरी है कि
तो जो भी बंदे आज की डेट में अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, उसके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि आज नहीं तो कल मुझे मेरे लिए काम करना है। तो इससे क्या होगा कि इससे उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ेगा। देखो दुनिया में सब लोग ये हमको लगे कि सब लोग ऐसा सोचेगा तो फिर काम कौन करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर एटलीस्ट अगर किसी के दिमाग में है ना, तो उसको मार ना दे। कोई बंदा ये सोचे कि भाई काम करते हैं, अभी जॉब कर लेते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, बाद में करते हैं, और एक अच्छी एमएनसी में चले जाता है, और वहाँ का माहौल इतना बढ़िया होता है, बहुत मज़ा आता है, और अगर वो बंदा 5 साल काम करे तो फिर उसके खून में एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। फिर वो सोच भी नहीं पाता है कि नहीं भाई अभी, और अच्छा पैकेज भी मिलता है। फिर 10, 12, 15 साल के बाद फिर उसको वो होता है कि साला 2 साल पहले कर लेता तो अच्छा था, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में, तो मैं ये देखता हूँ कि अच्छी टीम मिलना बहुत ज़रूरी है, दो राय नहीं है। पर जब बंदा आपके यहाँ आता है और उसके दिमाग में अगर एंटरप्रेन्योरशिप है ना, तो वो 5 साल भी काम ऐसे करेगा कि आपको बहुत देगा। So, ये तो वो तो बड़े डिफरेंट फिलोसफी सुन रहा हूँ कि नॉर्मली जब एम्प्लॉयमेंट किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये मेरे यहाँ पे 10 साल 20 साल 30 साल टिका रहे, वर्सेस योर होल माइंडसेट इज कि वो तो एंटरप्रेन्योर बनने के हिसाब से आए। सो इसमें से मुझे उल्टा क्वेश्चन आता है, ये तो हुआ फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू। एज ए जॉब कोई करने आता है, चाहे आपके यहाँ कहीं पे भी, जो आपकी फिलोसफी से अगर चलता है, तो जॉब करते टाइम उसको क्या नर्चर या क्या ध्यान देना चाहिए कि कल को उसकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो? जॉब के स्कोप लिमिटेड है। हाँ, इतना वैसे देखा जाए ना तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो भी एम्प्लॉय है ना, वो है तो एंटरप्रेन्योर ही। प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि उसका अपब्रिंगिंग ऐसे हुआ हो कि घर में सब फादर भी जॉब करते, मदर भी जॉब करते, एनवायरनमेंट जॉब करते, तो धीरे धीरे उसको लगता है यही अच्छा है। खाली उसको पैकेज पे क्या करना है कि भाई पापा को इतना मिलता था, मुझे इतना मिलना था, और एक अच्छा पैकेज मिल गया तो चलता है, लाइफ सेट है, कोई और चैलेंज नहीं है। पर अगर वो बंदा ऐसे सोचे कि मुझे आज मेरा एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है वो क्या है, वो कैसे कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, और उसको कितना पेन हो रहा है हर एक चीज़ों के लिए, वो मैं कैसे एक्सपीरियंस करूँ। आज कोई चीज़ आज आप कोई भी एंटरप्रेन्योर को देखो, वो नॉर्मली मल्टीपल चीज़ें एट ए टाइम करता है, और उसके मूड में देखो तो स्विंग रहता है। आप दोपहर को 12 बजे देखो तो एकदम मूड में है, शाम को 5 बजे एकदम शायद कोने में पड़ा है। तो उसका ये माहौल होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो कंटिन्यूस अपने आप को वो देखता है, एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई चीज़ अच्छी आती है, कोई चीज़ बुरी आती है, कोई अच्छी आती है, कोई बुरी आती है, तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये चीज़ें सभी के, तो उसको ऐसे ही सोचना है कि मुझे अगर यहाँ पहुँचना है तो खाली देखो एक चीज़ समझ लो, आज कोई भी बंदा एक जगह पे पहुँचा है ना, वो एक्सीडेंट नहीं, हाँ, एक्सीडेंट से कोई नहीं बोलते। प्लान से ही पहुँचा है। तो उसके पास कोई है, कोई स्ट्रेंथ है, या कोई स्ट्रेटेजी है, या कोई ऐसी चीज़ें है, वो वजह से वो यहाँ पहुँचा है। तो आप वो एक्सपीरियंस करो कि वो क्या है, तो वो स्ट्रेंथ आपको मिलती है, आपको पता लग जाएगा कि ये बंदे के पास 10 चीज़ें ऐसी है जो शायद दूसरे के पास कम है। तो आपको ये काम आएगा जब भी आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, इवन इमीडिएट सिचुएशन में भी काम आएगा। भले आज आप एम्प्लॉय हो, पर काम ऐसे ही करो कि आप राजा हो, कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन के किंग हो। माइंडसेट का पूरा डिफरेंस है। तो ये आप करोगे तो आपको आज नहीं तो कल आप जॉब छोड़ोगे ही, ये गारंटी है। सो मैं जो बात को समझा हूँ कि अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो जॉब एक तो मुझे मेरा ओनरशिप से करना है, वो तो पहली चीज, तो वो हर कोई बोलता है, बट उससे ऊपर जो आपने जो चीज बताई वो ये है कि एंटरप्रेन्योर किस पेन से या किस जर्नी से गो थ्रू करता है, मुझे उसको एक फील करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो फील करता हूँ तो आज नहीं तो कल वो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अंदर आई जाएगी। बनना यही है। नॉर्मली लोग क्या देखते हैं कि भाई इसमें जाना ही नहीं है, बस नॉर्मली लोग ऐसे काम करते हैं कि वहां तो जाना ही नहीं, ये अच्छा है, यहाँ अच्छा नहीं हुआ तो कोई और अच्छी कंपनी पकड़ लेंगे, पर ये जगह पे नहीं जाना है। तो ये अगर ये माइंडसेट है ना, तो वो बंदा लाइफ में एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएगा। वो कल ही एक रील देख रहा था, बहुत एकदम मुझे टच कर गई। वो बोलता है कि आप सोचो एंटरप्रेन्योर बनना मतलब आपको, जैसे आपके 500 एम्प्लॉई है, तब 500 EMI संभाल रहे हो। आप ऐसे जॉब करते हो तो एक EMI में आपको डर लगने लगता है, तो 500 EMI संभालने वाला वो क्या जिगर लेके बैठा होगा, वो आप समझ लो, तो आप कल से एंटरप्रेन्योर बनना शुरू हो जाओगे। पर क्या है, देखो हर एक जगह पे क्या है, जॉब की एक लिमिटेशन है, बंदा एक पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाएगा, या टाइम लगेगा, या सालों लग जाएंगे। पर इसमें एंटरप्रेन्योर में एक एडवांटेज है कि भाई आप स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कर सकते हो, नो डाउट। सामने रिस्क भी है, ऐसा नहीं है रिस्क नहीं है, पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भाई
अगर लाइफ में कुछ पाना है अच्छा तो कुछ खोना पड़ेगा, या सर्टन कैलकुलेट रिस्क लेना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे आपको समझ में भी आएगा। पर आप शुरू से अगर माइंडसेट बना लिया है कि नहीं बॉस ये करना ही नहीं है। सो अभी तक की जो आपकी ये जर्नी पूरी, ये एज अ जैनम की जो जर्नी रही, उसमें कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस आपने फेस किए और उनको कैसे आपने डील किया? डिफरेंट चैलेंजेस, 1 और 2 यू कैन शेयर। देखो चैलेंजेस तो एक लाइफ का एक पार्ट है, सच बताए तो कॉन्स्टेंटली आता है, तो कॉन्स्टेंटली हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब मार्केट बहुत क्रेजीली टूटता है तभी भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं, या कोई बड़ी इवेंट आ जाती है तभी भी चैलेंजेस फेस करते हैं, या बहुत सी जगह ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई कोई मान लो कि कोई रेगुलेटर ने कोई गाइडलाइन चेंज कर दिया तो बहुत सी चीज़ें ओवरनाइट बदल जाती है। तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस ऑल द टाइम रहा है। पर एक कुदरत ने, हम यही मानते हैं कि भैया हमको नेचर ने अगर कोई रिवॉर्ड दिया है तो ये ताकत भी दी है कि उसको एक्सपीरियंस करने की। तो जब भी, और एक चीज़ है जो मेरे मेंटर और हम जो साथ में काम किए थे, डॉक्टर जितू भाई साहब, उनका ये मानना है कि लाइफ में जो भी इवेंट्स होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अभी इमीडिएट नहीं पता लगता है कि इसमें अच्छा क्या है पर क्योंकि हम इतने स्मार्ट नहीं है, पर एक ट्रस्ट है नेचर के ऊपर कि वो जो भी लाता है अच्छे के लिए लाता है। तो इससे बहुत कॉन्फिडेंट आ जाता है। कोई भी चीज़ होती है ना, इमीडिएट फर्स्ट थॉट यही आता है कि ये मेरे अच्छे के लिए। फिर ढूंढते हैं कि इसमें अच्छा क्या है, और मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ वो मिलता ही है। बड़े टाइम लगता है पर मिलता है। तो इसमें मैं 2 चीज़ें समझ, एक तो मुझे जो इसको सम अप करो, एक क्वेश्चन आता है। एक तो पहले ये सम अप करता हूँ कि जब भी कोई चैलेंज आते हैं तो आप उसको ऐसे देख के चलते हो कि जो वो अच्छे के लिए हुआ है, तो एक शांति आ जाती है और फिर उसके रास्ते ढूंढते हो। और कुदरत ने जब चैलेंज दिए तो उसके रास्ते निकालने की भी हिम्मत हमको दी है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये थिएटिकल बोलना अच्छा लगता है और शायद इतने एक्सपीरियंस के बाद आप कर सकते हो। क्या इनिशियली भी ये होता था, चिढ़ नहीं मचती थी कि जब कुछ होता है कोई ये बोलता है जो वो अच्छे के लिए हुआ और चिढ़ नहीं मचता है? मैं मेरी बात करूं जैनम की, तो 2004 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और 2005 लगभग 15 मार्च के आजू बाजू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ टीम आई शाम को 4 बजे, और सुबह 4 बजे वो गए। जब गए तभी उन्होंने 1 करोड़ रुपया डिक्लेयर करवाया, और उस टाइम वो स्ट्रक्चर था 30 लाख का, वो चेक ले गए। और मैं बहुत ही अपसेट था क्योंकि अभी तो काम स्टार्ट किया था, अभी पैसा मिलना शुरू भी नहीं हुआ था। तो मैं बहुत अपसेट था। मैंने साहब डॉक्टर को बोला कि आई एम सो अपसेट। तो जीतू भाई ने बोला कि भाई लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो मैंने सर को पूछा कि साहब मैंने इसमें समझाओ कि इसमें अच्छा क्या है। हाँ, वो तो चैन नहीं बचती है क्या उस तो टाइम उन्होंने पे? यही बोला कि वो मुझे नहीं पता है, पर मैं बहुत क्लियरली मानता हूँ कि अपने अच्छे के लिए है। हुआ क्या कि वो इवेंट की वजह से हमारे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि भैया हम कुछ भी करेंगे, हम इनकम टैक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम जितना पैसा कमाएंगे वो टैक्स, इनकम टैक्स लॉ के अंदर, तो वहाँ पे हम ये केयर रखेंगे। इससे हुआ क्या कि शुरू से ही हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। पता नहीं लाइफ में क्या हुआ कि वो एडवांटेज हमको नहीं पता था जो हमको बाद में मिला। कि ब्रोकिंग में कैसा है कि नेटवर्क अगर आपकी बढ़ती है तो आपको बैंक गारंटी अच्छे से मिलती है। वो हमको इनिशियली तो पता ही नहीं था, पर बिकॉज हम अच्छे से टैक्स भर रहे थे तो सो हमारी नेटवर्क बढ़ती ऑन है। बुक्स दिखती है, बराबर है। तो बहुत अच्छा ये हुआ कि रेगुलर लेवल पे हमारी नेटवर्क अच्छी हो गई, तो हमको बैंक गारंटी मिलने लगी तो हमको बिजनेस मिलने लगा, तो हमारी और कमाई होती रही। तो ये पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक स्ट्रक्चर हुआ, एक इवेंट हुआ जो आज लग रहा है कि 30 लाख का चेक आज कितना काम आया। सो मैं इनिशियली ये, हाँ देखो ये चीज समझने में टाइम लगता है, पर एक बार आप नेचर के ऊपर ट्रस्ट कर दो कि कोई भी इवेंट होती है, और कोई भी इवेंट का मेरा मीनिंग, मेरा डेथ भी एक इवेंट है, और मेरा फैमिली का कोई भी पर्सन का डेथ भी एक इवेंट है। तो वो इवेंट की मेरे अच्छे के लिए है। अभी उससे ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है, कि इससे ऊपर कोई एग्जाम्पल नहीं है कि भाई अभी मैं क्या बोल सकता हूँ। तो घर पे कोई ऐसी घटना होती है वो भी अच्छे के लिए है। बस खाली हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हमको आज पता चले कि इसमें अच्छा क्या है। हो सकता है 10 साल के बाद पता चले, या हो सकता है लाइफ में कभी भी पता ना चले। पर ये अगर माइंडसेट है तो हमको कोई आज तक, हमको अब कोई भी इवेंट मेरे यहाँ बनी है, मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि ये मेरे अच्छे के लिए। और हमने देखा ही है, ढूंढा है, तो 1 साल के अंदर हमको मिला है कि चीज़ें इसमें से अच्छी है। इवन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपकी लाइफ की जितनी भी इवेंट्स हैं जहाँ पे आप अपसेट थे
उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए। हाँ, पीछे मुड़ के देखते तो लगता है वाह वो मेरे भले के लिए हुआ था। गारंटेड आपको कम से कम 3-4 चीजें मिलेगी, कम से कम, कि ये अच्छे के लिए हुआ, ये अच्छे के लिए। एग्जैक्टली। पर अगर नहीं मिल रही है तो या तो मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ या आप इतने स्मार्ट पर नहीं। वो नेचर के लॉ में कोई गैप मैं खुद इस चीज को बिलीव करता हूँ, मैं खुद ये मानता हूँ कि जो जैसे कई बार होता है मुझे बहुत चिड़ मची, 6-6 महीने अपसेट गया, लेकिन पीछे मुड़ के देखता हूँ 5-4 साल का तो मेरे भले के लिए हुआ था। लेकिन वो होता है ना कि जैसे मैंने पूछा तो जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अल्टीमेटली नहीं समझ पाएंगे, लॉन्ग टर्म तो वो आपके लिए भले के लिए होना ही है। और एक जो मुझे सीधा एडवांटेज दिखता है, जैसे ही मैं सोचता हूँ मेरे भले के लिए होता है तो वो अंदर चलती चिक 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 अपसेट बंद हो जाता है, तो शायद मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। हमको लगता है कोई नया नॉर्म्स आ जाता है, हमको लगता है कि भाई ये क्यों आया, फिर इमीडिएट हमको नेक्स्ट थॉट क्या आता है, सबसे पहले मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, तो मैं जो आया है उसको उसके ऊपर मैं कैसे बेस्ट वे काम करूँ, और दूसरा इसमें से मैं क्या ढूंढूं कि इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, ये हुआ है उसमें अच्छा क्या है। तो अगर अच्छा मैं अगर ढूंढ पाता हूँ ना, तो मैं फ्रेंकली बोलता हूँ कि दुनिया जिस हिसाब से दुखी होती है मैं नहीं होता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये मेरे अच्छे के लिए। गुड। सो चैलेंज डील करने के तुम अलग क्राइटेरिया कि भाई मेरे अच्छे के लिए हुआ एंड देन दैट गिव्स द स्टैंड। गुड। एक जो आजकल बहुत एक कहा जाता है कि जो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग द करियर। सो नेटवर्किंग का आप अपने करियर में क्या रोल मानते हैं और ओवरऑल आप क्या रोल मानते हैं? देखो, नेटवर्किंग के केस में मैं आपको बोलता हूँ कि चर्च का बेल बजता है ना, वो भी एक नेटवर्किंग है। ओके। वो बुलाते हैं कि भैया टाइम हो गया, आइए अभी प्रे के लिए आइए। ओके। तो वहां पे भी जरूरत है नेटवर्किंग। अब समझो जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। वहां पे भी बेल क्यों बजता है कि भैया ये टाइम हो गया, अभी आ जाइए प्रे करने के लिए। ओके। तो ये भगवान से नेटवर्क करने का टाइम है। हाँ, ये टाइम है। तो मेरा पॉइंट इज व्हाट कि एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है या खुद को अच्छे से चलाना है, उसके लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपके साथ और भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स बहुत बड़े घरों के होते हैं, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स नॉर्मल घरों से होते हैं। एक चीज समझ लो, इन फ्यूचर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है ना, आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है। आपको ये बच्चे भी चाहिए क्योंकि उसके पापा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप में, और आपको वो बच्चे भी चाहिए जो दिन रात पढ़ाई करते हैं और कमाते हैं और मेहनत करते हैं। तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपको तो दोनों चाहिए, आपको इन्वेस्टर भी चाहिए और आपको टीम भी चाहिए। तो ये तो शुरू से ही जब से आप पढ़ते हो तब से ये कनेक्शन आपको पूरा लाइफ काम आएगा। अगर आप कहीं फॉरेन पढ़ने जाते हो तो हमेशा ये देखिए कि ये, क्योंकि वहां तो पूरा वर्ल्ड आ रहा है। आज लंदन में आप पढ़ते हो तो पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ रहे हैं। और ये मैंने देखा भी था, एक लेवल के ऊपर ये लोग हैं वो बाहर इसीलिए पढ़ने भेजते हैं कि वहां सबके सब वो वैसे लोग ही पहुंचे, एक्सपोजर मिल गए। चीजें आपको ऑलवेज, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल का कनेक्शंस या कॉलेज का कनेक्शंस या बिफोर मैरिज का जो कनेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग टिकता है और अच्छे से टिकता है, क्योंकि दोस्ती है जिसको आप वो निश्चल था, कोई पर्पस की बिना तो था। ये जो कनेक्शन है ना, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो तब से नेटवर्किंग होना चाहिए। और इन फ्यूचर आप कभी भी, इवन मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए तो सपोज कोई फंक्शन है या कोई मैरिज है, तो मैं हार्डली कोई मैरिज अटेंड मिस करता हूँ। आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं गारंटेड आऊंगा। आई लव टू गो पीपल, मुझे लोगों को सो दैट इज स्टाइल ऑफ नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्किंग। मेरा क्वेश्चन जब भी मैं जाता हूँ तो मेरा पर्पस वहां जाके खाना नहीं होता है, मेरा पर्पस यही होता है। ठीक है। मैं हमेशा एक चीज, मुझे किसी ने बोला था कि सामने वाला आपसे पूछे कि आप कैसे हो, इससे पहले आप पूछ लो आप कैसे हो। तो ये मेरा माइंडसेट है कि आप मुझे पूछने आओ उससे पहले मैं आपको पूछूंगा नवीन कैसा है। तो ये मेरा एक तो मुझे, मेरे लिए वहां जाके खाना वो पर्पस नहीं होता है। मेरा पर्पस कि मैं मैक्सिमम कैसे लोगों को मिल लूँ। तो ये तो मेरा पहले से मेरी लाइफ में ही रहा है। इवन हमारे समाज में पहले से भी जो भी लोग पैसे वाला है, तो मैं पहले से ये मानता था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बंदा में कुछ है तो भी वो वहाँ पहुँचा है। तो मैं पर्सनली उसको बुलाता था, मिलता था, 10 बार उसको नाम से बुलाता, कैसे हो शैलेश भाई, कैसे हो रमेश भाई, कैसे हो। तो उसको भी लगता है ये बच्चा कौन है जो हर टाइम मुझे बोल रहा है, पूछ रहा है। तो फिर पूछता है बोल तू क्या है, तो मैं बोलता हूँ मैं उनका बेटा हूँ, सुरेश भाई का बेटा हूँ, और मैं शेयर ब्रोकर हूँ, ये काम करता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मुझे बोलिएगा। तो 4-5 बार वो फिर बोलता है कि आइए ऑफिस में मैं अकाउंट खुलाता हूँ, आ जाइए। तो अपना काम होता है। तो ये चीज़ें दिमाग में आती है। तो नेटवर्किंग तो फ्रेंकली बताऊँ ये बहुत ही क्रिटिकल है, और आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज। और मुझे तो आपकी पूरे कन्वर्सेशन नेटवर्क का बड़ा सिंपल सा स्टाइल मुझे दिखा। और आप
इवन आप देखोगे ना तो आफ्टर फ्यू टाइम ये बहुत नेचुरल हो जाएगा, फिर जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए एफर्ट्स डालो। नहीं, क्योंकि मैं यंगस्टर्स में आजकल क्या देखता हूँ, पार्टीज में चले जाएंगे, कोई सोशल गैदरिंग फंक्शन होगा तो बोले जाना नहीं है। और मुझे तो आपने पूरा एक अलग एंगल दे दिया कि अगर आपको नेटवर्किंग करा तो बेस्ट जगह है। वहां आप जा रहे हो, 500,000 लोग आए होंगे, अलग अलग तरह से लोग आएंगे, अच्छे बुरे सब तरह के आएंगे। और वहां कई जाके कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार बेटों को इसलिए भेजते हैं कि भैया आप जाओ तो आपको कोई देखेगा तो कल शादी में काम आएगा, ये आएगा। अभी वो बंदे का पर्पस तो करियर ही है, हाँ हाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अभी खुद की शादी पर, क्योंकि वो तो बना ही चुका है। हाँ हाँ अभी इसमें उसको कोई रस नहीं है, उसको इंटरेस्ट करियर में है। बराबर तो है। अगर पेरेंट्स ये बोलेगा कि बेटा आपको बिजनेस में ये कम्युनिटी काम आ सकती है, तो माइट बी। क्या बात है। सो ये टिप नोट करके रखिए खास, कि अगर सच में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा वो नेटवर्किंग में जाए, तो शादी ब्याह के हिसाब से उस वैसे फंक्शन में जाने की जगह नेटवर्क बिल्ड करने का पूरा एक अलग सा जरिया हो सकता है। पर हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्सफुल भेजते हैं कि वो नहीं जाए, और आज के जनरेशन को आप फोर्स। नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी क्लियर विद व्हाट दे वांट। हमारी बात अलग थी कि हमारे फादर तो, क्योंकि वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो बोलते ही कहा थे, तो वहां पे कोई चांस नहीं था। वो अमिताभ बच्चन की बात आती थी, पापा का ना मतलब ना वर्ड नहीं होता था, स्टेटमेंट होता था कि ना मतलब मुड़ के चुपचाप चले जाओ। आजकल ना बोलने भी वो डिस्कस करते हो, बहुत बहुत सेंसिबल डिस्कशन करते हैं। कोई आपके मेंटर या इन्फ्लुएंसर जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डाला हो? देखो वैसे मेरी लाइफ में मेनली दो लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा वो एक तो डॉक्टर जीतू भाई साहब, जो जिनके साथ जुड़ के हमने काम तो किया, उनके पास रहने को मिल जाए वो लॉटरी है। और दूसरा चिराग साहब जो उनका बेटा है। तो मैं आज मेरी लाइफ में मैं जो भी पहुंचा हूँ, इसमें ये दो लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मेरा फैमिली हमेशा मेरे साथ रहा है, पर ये दो लोग ऐसे हैं जो मेरे फैमिली जैसे ही है। और मैंने मेरी लाइफ में बहुत कम बुक्स पढ़ी है, फ्रेंकली बताऊँ तो, पर जो भी बुक्स पढ़ी है वो मुझे ये दो लोगों ने बराबर है। मुझे लोगों की लाइफ पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं उनको समझता हूँ, तो ये एरिया में मैं कुछ काम करता हूँ। पर ये दो लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए मेंटर है। उनके अलावा एक आनंद नायडू करके एक बंदा है जिनका LMI का हमने कोर्स किया है, और वो मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहा है। उनके अलावा हमने लैंडमार्क फोरम, विपश्यना और ऐसी बहुत सी चीज़ें की है। पर ये इंडिविजुअल पर्सनलाइज हो गए तो ये 2-3 जने हो गए, बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए हुए हैं। ठीक है। सो एक मेरा क्वेश्चन लास्ट में आता है, अभी मैं पूछ लेता हूँ, उस टाइम मैं सजेस्ट सम बुक्स, उसकी जगह उल्टा पूछ रहा हूँ। बुक्स आप नहीं पढ़ते, इन शॉर्ट तो आपने बताया। तो लोग बोलते हैं बुक्स पढ़ के सीखने का सबसे बड़ा जरिया है बुक्स, तो बुक्स नहीं पढ़ते तो सीखते कैसे हैं? देखो लाइफ में सीखने के लिए बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ही ऑप्शन। स्पेशली तो जब भी हम कुछ भी करते हैं, हमने 10 चीज़ें की है, इसमें से 8 नहीं चली है, 2 चली है। तो जो नहीं चली है वो अपने को सिखाते ही है, ठीक से सिखाते। जो 2 चली है इससे तो हम पूरे वर्ल्ड की वाह ले लेते हैं, पर ये 8 चीज़ें हमको सिखाती। तो चीज़ें ऐसा, देखो मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि भाई रीडर्स आर लीडर, और ऐसी बहुत सी चीज़ें सुना हूँ। तो कई बार ये दिमाग में आता है, तो मेरी लाइफ में क्या ये मिसिंग है। सपोज मैं रीडिंग पे नहीं हूँ तो ये मिसिंग है, पर मुझे अभी ऐसा है कि भाई देखो लाइफ में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि भाई यही चीज़ें होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो बहुत से लोगों का अलग अलग, सूरत में 2 बड़ी कंपनी है, ये डायमंड की 2 बड़ी कंपनी है। एक कंपनी का स्ट्रक्चर है कि 30 साल पुराना भी अगर एम्प्लॉय जा रहा है ना, तो उसको स्ट्रेट कॉन्वर्सेशन करते हैं कि भैया तू जा रहा है, तू सोच के जा रहा है, तू लाइफ में यहाँ वापस नहीं आ पाए। ओके, वापस लेंगे नहीं कभी भी। एक दूसरी कंपनी है जो इतनी बड़ी है, वो प्रेम से बोलते हैं कि भैया तू जा, कोई बात नहीं, कुछ भी हुआ तो हम बैठे हैं। अभी दोनों परफॉर्मर है और दोनों सक्सेसफुल है, और दोनों की स्ट्रेटेजी है, दोनों गलत या सही हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बुक पढ़ने वाला ही स्मार्ट हो सकते हैं, नहीं पढ़ने वाला वो हो सकता है। तो दोनों चीजें अपने हिसाब से है। तो कई बार कई लोगों को लगता है कि मैं तो लाइफ में लीडर बन ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं। तो ऐसा ये भी सही नहीं। ठीक है, ठीक है। और कई लोग तो मैं तो पढ़ता हूँ तो मैं तो लीडर बनने वाला हूँ, तो भी ठीक नहीं है। तो ये मेरा। और सही बोलूं तो ये पॉडकास्ट मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरी जर्नी में मैंने ये बहुत कुछ देखा कि कोई नॉर्म नहीं है, सबकी अलग जर्नी देखो। तो कोई क्या करके बना और कोई उससे पूरा उल्टा करके सक्सेसफुल हुआ है। बट बेसिकली वो बोलते हैं ना, आंख खुली रख के जीना बहुत जरूरी है, वैसे जीते रहेंगे तो यू विल बिकम द सक्सेसफुल। गुड।
चलिए अब थोड़ा बिजनेस की बात है तो थोड़ा हटके मैं बात करता हूँ, जो पर्सनल लेवल पे जहाँ आपको जानता हूँ, ऑलवेज एनर्जी, ऑलवेज फन, ऑलवेज मस्ती, अ वंडरफुल फैमिली लाइफ, तो बैलेंस और ये कैसे मेंटेन करते हैं? देखो एक चीज़ है कि मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि भैया आपको संडे पसंद नहीं है ना, हाँ। तो दोस्त बदल दो। और मंडे पसंद नहीं है ना, तो बिजनेस। ये रील बन जाएगी। अगर मंडे पसंद नहीं है तो बिजनेस बदल दो, संडे पसंद है दोस्त बदल दो। बस तो ये 2 चीज़ में पूरी लाइफ आ गई। सो एनर्जी का राज ये है तो कि संडे मॉर्निंग फिर आपको अभी, अगर आपको आज कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका मतलब कि आपके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है ग्रुप नहीं जिससे है। आप एंजॉय करो। और मंडे यार मंडे आ गया, अभी क्यों उठ के जाना है, तो बेटर ये काम छोड़ दो, क्या कोई बात, और काम करो। क्या बात, देखो हम बहुत लकी है कि हमको ऐसा काम मिला है जो हमको पहले से पसंद है, पसंद है, तो ये हमारे लिए नसीबदारी। जरूरी नहीं कि सबके लिए ऐसा हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उस पर ऊपर और काम करो, ढूंढो, फिर उससे आपको बेटर काम मिलेगा। और फिर भी नहीं मिला तो जो है उसको पसंद कर लो भाई, क्या बात, क्योंकि हर एक के पास तो माधुरी दीक्षित है नहीं। तो जो है उसी को बनाओ भाई, और क्या करेंगे। बराबर है। सो ये पॉइंट पे मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि आपकी, जैसे आपकी हॉबीज, आप वो उसके लिए अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ये नहीं चलने वाला, लंबा चीज नहीं चलता है। आप आज कोई भी आपको बोलना है कि बेबी नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो बॉस कोई अगर कोई वहाँ एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो वो 1 वीक से ज्यादा नहीं चलने वाला। आपको कुछ है वो इसमें एक्साइटमेंट डालना है। और एक्साइटमेंट कैसे डाल सकते हो कि भाई आप चलो 4 दोस्त को इकट्ठा करो और जाओ, ऐसी जगह जाओ यहाँ बहुत लोग हो। किसी को लगता है ऐसी जगह जा रहा है जहाँ कोई नहीं हो, तो आपकी चॉइस के हिसाब से, पर आप वो चीज को अगर कोई भी चीज लंबी चलानी है ना, तो आपको उसको पसंद करनी पड़ेगी, तो ही ये चलेगी। तो आप अगर आपकी हॉबी आपकी पसंदीदा है, हो सकता है कि आप आपकी हॉबी को समझे ही नहीं है, ये भी हो सकता है। पर आपको अगर आप समझ गए कि नहीं हॉबी तो मेरी यही है, तो आप उसको टाइम दो। और उसको, क्योंकि उसको टाइम दोगे तो आप कभी नहीं थकोगे। जैसे मुझे, मेरे लिए लोगों को मिलना एक माई हॉबी है, तो मेरे लिए जैसे पार्टीज में जाना मेरी हॉबी है, तो मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता। आप मुझे संगीत में बुलाओ, शादी में बुलाओ, मैं दोनों में आऊंगा फॉर श्योर। क्योंकि मेरे लिए तो, क्योंकि ये दोनों, म्यूजिक इज माई हॉबी, तो मुझे ये भी मिलेगा, लोगों को मिलना इज माई हॉबी। और मैं तो ऐसे बिजनेस में हूँ कि मेरे लिए तो कोई भी बंदा मेरा कस्टमर है, कोई भी बंदा मेरा प्रोबेबल कस्टमर है। तो मेरे लिए तो बिजनेस तो एनी टाइम अवेलेबल है, एनी टाइम। बट वो बिजनेस से नहीं मिलते, वो आपको मजा आता है, बेसिकली उससे बिजनेस अपने आप बन जाता है। मुझे उसको कनेक्ट करना है तो आई कैन कनेक्ट, नहीं करना है तो कोई मैटर ही नहीं कोई है। मैटर ही नहीं। पर ये ऐसी चीज है जहाँ पे, जैसे मुझे ताश खेलना पसंद है, तो मुझे 6 घंटा बिठाओ तो मैं कभी थकता नहीं। पर आप मुझे खाली 15 मिनट मेडिटेशन में बिठाओ तो वो नहीं जमता, तो टफ लगता है। टफ लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो आपने बोला विपश्यना और किया तो किया, बट वो आपकी हॉबी नहीं है, या उसमें आपको मजा नहीं आता है, उसमें मजा आता है। गॉड। सो एक हॉबी मुझे पता है आपकी म्यूजिक है, मुझे पता है बीच में ताश, और क्या आपकी हॉबीज है? और दूसरा डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉडकास्ट एंड एक आपसे गाना जरूर मैं सुनना चाहूंगा, आई एम फैन ऑफ दैट, तो उस पर आएंगे। म्यूजिक मेरा पैशन है। माय फादर वाज अ म्यूजिशियन, तो घर में ये माहौल पहले से था। बीच में म्यूजिक, बम्बई से एक सर आते थे तो म्यूजिक सीखते भी थे, पर आफ्टर कोविड ये मिस आउट हो गया। और अभी ट्रेनिंग भी बंद है, तो अभी आवाज़ भी इतना नहीं रहा, पर फिर भी म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। तो अभी भी आज, अब कोई भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो, फिर वो क्लासिकल हो, धमाल हो, मस्ती हो, आई एम ऑलवेज देयर। मतलब मैं अगर चांस मिला तो मैं मिस नहीं करता हूँ। तो म्यूजिक, मेरे फैमिली में भी बच्चे और सब लोग अच्छे म्यूजिक बजाते गाते, तो घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, और वो बहुत एनर्जी देता है, बहुत बहुत पीस वो देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत सुना है, जो अबाउट द जैनम मैंने जो सुना है कि जो लोग जो ट्रेड करना होता तो दिल्ली जाना चाहते थे, बॉम्बे जाना चाहते थे, वो अभी सूरत को ट्रेडिंग हम बनाने के पीछे जैनम या मिलन परिक का बहुत बड़ा हाथ है, दैट इज डेल्टा ट्रेडिंग। मैंने खास लिखा है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। सो एक तो डेल्टा ट्रेडिंग क्या है एंड व्हाई दिस हैज बिकम द रिवॉल्यूशनरी थिंग? ये देखो, जब अपनी पढ़ाई में डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा सब आता था, तो ये एक ऑप्शंस की मल्टीपल स्ट्रेटेजी है जिसमें हम काम करते हैं, और सालों से करते हैं। लगभग मोर देन 15-16 साल से हम ये काम करते हैं, और हमारी यहाँ अच्छी टीम भी है जो हमसे जुड़ी है और अच्छे से काम करते हैं। तो पूरा मैथ्स और कैलकुलेशन का गेम है, और अच्छा बिजनेस है। अभी इंडिया में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है लास्ट 5 साल में, और नो डाउट इसमें ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फ्री गेम है, इसमें रिस्क फ्री काम है, रिस्क तो सब चीज में होना है बहुत सा, पर फिर भी इसमें अगर आप ढंग से, ठीक से, डिसिप्लिन से काम करो तो अच्छा पैसा मिलता है। तो हमने जब शुरू में सूरत में ही ये काम अच्छे से चल रहा था, एक ब्रोकिंग कंपनी कर रही थी, और हमने ये फिर स्टार्ट किया, और धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते रहे,
तो आज हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और बहुत अच्छा इसमें काम हो रहा है। बहुत अच्छा हमने 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 भी अच्छे पैसे ये इससे कमाए हैं और लोगों ने भी कमाए हैं। तो जो भी हमसे जुड़े हैं दे ऑल आर हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। तो ये एक अच्छा काम अच्छा हो रहा है और लोगों उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए भी लोग सूरत आ रहे हैं या हमसे जुड़ के बम्बई में या आउट स्टेशन लोग कर रहे हैं। तो पूरे इंडिया में ये काम ग्रो हो रहा है और अभी धीरे धीरे अक्रॉस ग्लोब भी ये काम अच्छे से हो रहा है। तो ये एक आज जैनम को जो आज वो जो पहचान दी है इसमें ये बहुत बड़ा। हाँ, ये मैंने पढ़ा था, इसीलिए मेरे क्वेश्चन यहाँ आया। बराबर है, ठीक है। सो एक तो डेल्टा ट्रेनिंग क्या है, कैसे है, जो मैं बेसिक मैथ्स है वो मैं समझ गया। तो किसी को डेल्टा ट्रेनिंग सीखना हो तो उसके लिए भी कुछ आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अगर किसी को ऑप्शंस ट्रेनिंग सीखना है, धीरे से समझना है, उसको करियर बनाना है लाइफ में, उसको कंटिन्यू करना है, तो हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे अलावा और भी ब्रोकर सूरत में देते हैं। तो ये हम बहुत सालों से दे रहे हैं कि आप ये सीखिए, करिए, हमसे जुड़िए और फिर तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर कोई बंदा इस पे काम कर सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है, उसके स्किल सेट चाहिए। तो ये सब अगर चीज़ें अगर हो गई तो आप अच्छे से इसमें काम, पर ये हुनर का काम है, ये पूरा स्किल का काम है, ये सभी का ऐसा नहीं है कि एवरीवन कैन डू। पर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप उसमें करियर बना सकते हो, डिसिप्लिन से काम कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में बन सकती है। तो उसमें किसी को सीखने के लिए अप्लाई करना हो तो कैसे कर सकता है? तो वो अपने यहाँ पे, और जो सिखाते हैं अपने यहाँ की बात कर सकता है। तो किसी से भी, हमारे यहाँ किसी से भी वो कनेक्ट कर सकता है, हमसे बात कर सकता है, हमारी टीम से बात कर सकता है, पर्सनली मुझसे भी बात कर सकता है। तो एक बार समझ के फिर आगे अगर वो ठीक से एक बार समझ ले उसके क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या आपको केयर रखनी है इन फ्यूचर, वो कैसे आप काम कर पाओगे, ये सब चीज़ें समझने के बाद उसको आप करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्रॉपर समझ के इसके अंदर जाना चाहिए। है बड़ी अपॉर्चुनिटी, बट एकदम आड़े धड़े चले जाएंगे ऐसे भी किसी ने बोल दिया कि भाई बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस होती है, ये अटेंड कर ली, 2 महीना में सीख लिया, स्टार्ट कर दिया, तो ये ऐसा काम नहीं है। आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, उसका रिस्क समझना पड़ेगा, क्या पैसा लग सकता है इन फ्यूचर वो आज समझना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही डायनेमिक और बहुत स्पीड में ऊपर नीचे जाता है। तो वो सिनेरियो में क्या रहेगा अपने इलेक्शन के रिजल्ट के सब 400 पार 400 हाँ क्या ऊपर नीचे हो सकता है। तो चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि अपने हाथ में नहीं होती, पर वो सिचुएशन में आप कैसे बचोगे, ये चीज़ें अच्छी, वो सारी चीज समझ के चल सकते। सो अभी बहुत सारी ये क्या बोलते हैं रैपिडली टेक्नोलॉजिकल ये रेगुलेशन वाइज चेंजेस आते हैं, तो उसके साथ कैसे कोप अप करते हैं? देखो, रेगुलेशन चेंजेस, सबसे पहले आज इंडिया का कोई भी रेगुलेटर है या वर्ल्ड का कोई भी रेगुलेटर है, उसका पहला पर्पस ये होता है कि उसके इन्वेस्टर्स की सेफ्टी हो। उसके बाद एडिशनली कि भाई एक्शन की भी सेफ्टी हो, बैंक्स की भी सेफ्टी हो, या पूरे एनवायरनमेंट की सेफ्टी हो, ये उसका फर्स्ट ये होता है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि कोई भी चीज़ आती है, शुरू में हमको यही लगता है कि भाई ये क्यों रेगुलेटर लेके आए, हाँ, नियम आता है, लगता है कि अभी ये सिग्नल लगे तो क्यों लगे। फिर जब मैं मेरे हिसाब से थॉट करता हूँ कि भाई देखो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो इमीडिएट इसमें से चीज़ें निकलती है कि भैया ये मेरे अच्छे के लिए है। और हमने एक्सपीरियंस किया है कि 5 साल पहले रेगुलेटर ने कोई चीज़ लाई है, आज हमको लग रहा है कि ये हमारे बहुत काम की है। और ऐसे हमने बहुत एग्जाम्पल पब्लिकली शेयर किया है कि ये चीज़ जो स्टार्ट हुई तो इमीडिएट हमको लगा था ये सही नहीं है, आज हमको लग रहा है कि ये बहुत सही है, ये लॉन्ग टर्म बहुत सही है। ये आज पॉडकास्ट हो रहा है, परसों एक चेंज आया है परसों, और जैसे आया इमीडिएट हमको लगा कि ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पर यार लास्ट 48 आवर्स से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये सभी के लिए अच्छा है, और हो सकता है 5 साल के बाद मैं मेरे लिए देखूंगा कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हुई। तो ये वो तो एक ह्यूमन नेचर भी है कि वो कुछ भी चेंज आता है तो अपने रेजिस्ट करते हैं, बट लॉन्ग टर्म देखते तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट के लिए होता है। ये क्योंकि हम अपने पहले तो अपना देखते हैं। आज आप मुझे फोटोग्राफ दिखा, वो पहले मैं मेरा देखूंगा, हाँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, बराबर है। तो एक बार वो फिर देखते हैं कि भाई अब, क्योंकि उनको तो पूरा इंडिया देखना है। की माइलस्टोन, एक तो हमने चैलेंज से बात की माइलस्टोन्स इन योर जर्नी, तो मैंने आगे भी बात की कि भाई हमने जब स्टार्ट किया इनिशियली डायमंड मार्केट में था, पर इतना वो मेरे बड़े भाई से मैं जुड़ा था, और
और इतना मज़ा नहीं आ रहा था। काम तो करते थे, टाइम निकलता था, पैसे थोड़े बहुत मिलते भी थे, पर वो एक्सपीरियंस या वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो फिर स्टॉक मार्केट में आए, फिर जब सब ब्रोकर बने, फिर क्लाइंट्स मिलने लगे अच्छा खासा, ऑफिस और सब डेवलपमेंट हुआ। और जब फिर ये सोचा कि भाई नहीं, मुझे सब ब्रोकर पूरी लाइफ नहीं रहना है, मुझे मेंबर बनना है। और हमने ये LMI करके कोर्स किया आनंद नायडू का, और वहीं ये डिसीज़न लिया कि लाइफ में हम एक्शन के मेंबर बनेंगे। और फिर हम तीन लोगों ने मिलके ये JNM स्टार्ट किया। और 2004 में ये स्टार्ट हुआ। वो सब लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वो पहला इवेंट था कि जब आफ्टर मैरिज अगर कोई देखा जाए तो सबसे पहला ये इवेंट था। तो जहाँ से हमको लगा कि भाई एक तो हम एक ऊपर एक लेवल के ऊपर आ गए। फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया। फिर हमने BSc NSc दोनों एक साथ लिए थे। फिर 2-3 साल के बाद MCX का मेंबरशिप लिया, बाद में NCDX का मेंबरशिप लिया। तो ऐसा करके हम जैसे जैसे चीज़ें ऐड करते गए, और धीरे धीरे हम टारगेट भी बनाते गए कि यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। जब हम हमारी पुरानी ऑफिस छोड़ के ये JNM हाउस में आए, जहाँ ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये एक माइलस्टोन बना कि भाई चलो एक अच्छी बिल्डिंग में, अच्छी ऑफिस में आए। तो पहले पुरानी ऑफिस में बैंक वाले अगर आना चाहते हैं ना, तो हम ना बोल देते कि भैया आप नहीं आइए, आप मुंबई में ही रहिए, हम आपको क्या हम मिलने आ जाते। बराबर है। कि तू मेरी ऑफिस आएगा, इतना बड़ा दिखता है, जो बैंक गारंटी दे रहा है ना वो भी कम कर देगा। फिर जब यहाँ शिफ्ट हुए तो हम बुलाते थे कि भैया आप आइए हमारी ऑफिस आइए। बराबर है। और अभी हम यहाँ पे है, पर अभी हम नेक्स्ट हमने ऑलरेडी लैंड बाय कर लिया। हाँ, वो शाम मंदिर के आगे और 18 फ्लोर का पूरा हाउस हम क्या बात। और बड़ा टीम इसमें बैठेंगे, और गुड। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं। गुड, सुपर। एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल एडवाइस और करियर एडवाइस फॉर द यूथ? लास्ट 1-2 क्वेश्चन है, इसलिए या देखो, एक चीज़ क्लियर है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जो शुरू में अपने को समझ में नहीं आती है कि भाई ये क्यों करना है। या कोई भी चीज़, आज मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे पहले आपको लगता है कि भाई चलो ये चीज़ें करनी है या ये समझना है। क्योंकि कई बार पहले क्या होता था कि बंदा एक डिसीजन ले लेता था कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे ये बनना है। या पहले तो कैसा था कि फादर पेरेंट्स ही बोलते थे, या पहले इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, और इसमें चलते हैं। धीरे धीरे 1-2 मूवीज़ के बाद स्पेशली ये चीज़ें आने लगी कि भी पेरेंट्स बच्चों को फ्रीडम देने लगे कि आप तो तेरे हिसाब से कर। पहले तो भाई बस तू यही बन, यही था। तो अभी तो ये एक अच्छा एडवांटेज नए जनरेशन के पास है। उसके अलावा बहुत से साइंस भी है, बहुत सी स्ट्रेटेजी है, बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कोई स्पेशल पर्सन को या कंसल्टेंट को हायर पूछो, उनसे बात करो, उनसे शेयर करो, फिर वो कोई प्रॉपरली गाइड करे, आपको समझे, उसके बाद वो वहाँ पे जाए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें अभी डेवलप हुई है, तो उसका भी आप एडवांटेज ले सकते हो। एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी चीज़ के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहो, पर आपको सपोर्ट मिलेगा। इससे आपको सपोर्ट मिलेगा कि भाई वो कई लोग कई बार करते हैं कि भाई कोई बंदे को पूछ लिया, ज्योतिष ने बोल दिया कि नहीं ये आपका काम है ही नहीं, आप ये कर ही नहीं सकते हो, तो उसने लाइफ में और कुछ लाइफ में सोचा ही नहीं। जैसे किसी ने बोला पार्टनरशिप आपके लिए काम की चीज नहीं, फिर वो कभी कितना ही फायदा, वो पार्टनरशिप घुसेगा ही नहीं। चीज आएगा वो पार्टनर नहीं बनेगा, कुछ भी हो जाए। या कई बार हम सोचते हैं कि ये कम्युनिटी से काम नहीं करना है। बराबर है। अभी दुनिया में ऐसा कोई होता ही नहीं, कोई नहीं होता दुनिया में या तो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। बराबर है। ऐसा नहीं होता है कि ये कम्युनिटी या ये गांव वाला या ये दिल्ली वाला बंदा ऐसा है, ये अहमदाबाद वाला बंदा ऐसा है। ऐसा लाइफ में कभी होता ही नहीं। बराबर है। तो आपको तो ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए, फिर आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। पर ये सब चीजें आपको सपोर्ट देगा, ये खाली उसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही। किसी ने बोल दिया कि आप यही करिए, ऐसा नहीं करिए। आप अपने आप को भी पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा व्यू। ठीक है। लास्ट आपको एक गाना तो सुनेंगे, उसके पहले लास्ट क्वेश्चन, आपने कभी ये सोचा था यू विल मेक इन दिस, जब आपने शुरू किया था, कि स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन बने? देखो, एक चीज क्लियर है कि भाई 10 साल पहले अगर कोई लॉ ऑफ नेचर अगर हमको पूछता कि बोलते तुझे कितना चाहिए, तो हम जो पैसा बोलते ना तो इतने खुश होते कि ओ हो मिल गया है। तो आज उससे बहुत ज़्यादा मिला है। तो एक चीज़ क्लियर है कि कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई, पर एक चीज़
पैरेलली ये भी है कि देखो ये 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 अंदर का ये एहसास होना चाहिए कि भाई हमको अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि ऐसा बहुत सा काम है जो आप कर सकते हैं, जो हम अभी करते भी हैं कि भाई हमको लगता है कि भाई हमने पैसा कमाया है तो हम कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि दुनिया में और लोगों को भी, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो आपको पता ही है, रेशियो आप जानते ही हैं कि बहुत कम लोग हैं जिसके पास ये, तो ये चीज़ें हमेशा लाइफ में रहती है। पर मैं ये पॉइंट के ऊपर क्लियर हूँ कि भाई ये अंदर की ये आग रहनी चाहिए कि और ग्रो करने की। ये नहीं होना चाहिए कि बॉस अभी तो बहुत कर लिया या ये इस पे, क्योंकि जब हम लोगों को देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि 60 से काम शुरू करते हैं, ये भी 60 हुए भी काम स्टार्ट, और बहुत लगता है कि भाई अभी तो हम क्या कर पाएंगे यार, अभी तो हो गया अभी तो। और दूसरा एक चीज़ है जो मैं स्पेशली ये कम्युनिटी को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता है कि देखो मेरा तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो मैं कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, या तो मैं कैसे बड़ा हो पाऊंगा। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि दुनिया में कोई रूल ऐसा है नहीं कि अगर ये बंदे के पास पैसा है और 3 पीढ़ी के पास या यही पीढ़ी में उसके बच्चे मल्टी मिलियनर हो गए, कोई जरूरी नहीं। और ये बंदा आज कोई बेचारा सपोर्ट स्टाफ की तरह काम कर रहा है तो कल वो ग्रो नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं। तो आप जो डिसाइड कर रहे हो ना उसको आप चेंज करो, और आप वो देखो कि भाई क्या है नज़दीक में, क्या है, कौन बड़े है। बहुत से लोगों को एक डर रहता है, ऐसा पैसे वाला मतलब चोर है, तो उससे तो दूर ही रहना है। बहुत लोग उससे दूर ही रहते। ये उस टाइम नेटवर्क वाले टाइम में ये क्वेश्चन में चूक गया था कि आपने बोला कि पैसे वालों से जाके मैं मिलता था, लोगों को ये रहता नहीं पैसे वालों से मिलने का ही नहीं, उनसे तो दूरी, वो तो सर आपने खा जाएंगे। उसके दिमाग में यार बराबर। मैं एक चीज आपको बोल दूं कि वो बंदा सबसे पहले तो वो एक्सीडेंट नहीं है, वहां पहुंचा है, वहां पहुंचा, उसमें कुछ है तब पहुंचा, तब वो पहुंचा। तीसरा वो देना चाहता है, वो देना ही चाहता है। आप उनसे अगर मिलो बात करो तो वो आपको वो चाहेगा कि आप भी बढ़ो, बराबर। ऐसा कोई है ही नहीं, खाली हमको डर लगता है जाते नहीं। तो आप उसका टाइम लेके उसको मिलिए, जाइए। आई प्रॉमिस कि आपको हमने जितने भी बड़े लोगों से मिले हैं, हमने कम से कम एक चीज तो उनसे सीखी ही है, कम से कम हमने सीखा ही है कि भैया ये चीज आपके काम का है, हमने सिखाई है। तो ये चीज आपको एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये मानो ही नहीं कि साला मेरा कनेक्शन नहीं है तो मैं बड़ा नहीं बन पाऊँ। कोई भी बंदा क्यों ना हो, उसको खाली ये करना है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, और क्या ऐसा बेस्ट चीज हो सकता है, और दुनिया में ऐसे कौन है। आज मैं सूरत में काम कर रहा हूँ, तो सूरत में ऐसे कौन है जो ये सेगमेंट के लीडर है, तो क्यों आप पहुंचे। तो एक रीजन तो होगा ही सबके पास। हो सकता है 10 में से 8 लोग आपसे जवाब ही ना दे, हो सकता है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, तो ये एक बार आप देखिए, फिर देखिए कि भाई इंडिया में कौन है, वर्ल्ड में कौन है, तो धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच सकते हो। जरूरी है ही नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है तो नहीं होगा, आपके पास कनेक्शन नहीं है तो नहीं होगा। आप तय कर लो मुझे क्या करना है, और मन की वो श्रद्धा सही होती तो फिर रास्ते अपने आप दिखते हैं, और फिर आप वो कनेक्ट लग जाता है। और कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो ये भगवान का ये है या उसका आशीर्वाद है, ये नहीं है कुछ। अरे भाई आप खुद तय करो, दुनिया बहुत है, बहुत। पर ठीक है, वो आशीर्वाद हो रहा है, वो अपने कंट्रोल की चीज नहीं है, वो अपने हाथ में नहीं है। ग्रेस हो गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो अच्छा है, बराबर है। वो मिल गया आपका काम बन गया, ये नहीं होने वाला है, नहीं मिला आपका काम नहीं होने वाला है, वो सब ठीक नहीं। ओके, इट इज रियली वंडरफुल, मुझे मजा आ गया पूरे शो के अंदर। लास्ट जो मेरी रिक्वेस्ट है, एक गाना जो भी आपका पसंदीदा हो। रिम झिम गिरे सावन, सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसे ये लगन, रिम झिम गिरे सावन। सुपर गुड, थैंक यू।